ये खरा नहीं क्या अभी अपडेटेड। सो मैंने कल आपको बताया था कि जब पहले थॉमसन मॉडल के बाद रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड की लिमिटेशन बोहर ने मिटाई थी कि बोहर ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था कि जब इलेक्ट्रॉन एटम में गोल गोल घूमता है तो वो न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और हम सबको पता है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। तो रदरफोर्ड कुड नॉट आंसर कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के बाद भी वो पॉजिटिव न्यूक्लियस में क्यों फॉल नहीं करता। लेकिन जब बोहर आया तो बोहर ने इस बात का आंसर दिया था कि जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है ना तो उसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसका मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि अगर तुम एक कार चला रहे हो, अगर तुम कोई कार ड्राइव कर रहा है सर्कल में, तो जो पीछे बैठा होगा ना उसको लगेगा मैं खिड़की से बाहर गिर जाऊंगा, मैं खिड़की से कहाँ निकल जाऊंगा। तो यानी कि ये हमने अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर रखा है कि व्हेन एनीथिंग मूव्स इन अ सर्कल इट एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड पुल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, है ना। और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। तो अब हुआ क्या, जितना पुल अंदर की तरफ लग रहा था उतना ही पुल, इसी करके इलेक्ट्रॉन कभी गिरता नहीं है, बिकॉज उसका जो इनवर्ड पुल है उसको कैंसिल कौन कर रहा है, आउटवर्ड पुल। अब इनवर्ड पुल कौन सा था, इनवर्ड पुल कौन सा था, इलेक्ट्रो, वेरी गुड, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। और आउटवर्ड फोर्स कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 अपॉन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन। फिर हमने एक डेरिवेशन करी और हमने एक चमगादड़ जैसा फॉर्मूला निकाला था, चमगादड़ जैसा ही था। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, बताओगे वो फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम एच के ई स्क्वायर, और ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, एन स्क्वायर अपॉन नीचे जेड भी था। तो मैंने तुम्हें बोला था कि साइंटिस्ट ने क्या करा कि सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला निकाला, एन स्क्वायर इंटू 0.529 अपॉन जेड इंटू 10 की पावर -10 मीटर। यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, कैलकुलेट द बोहर रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट मतलब आपने एन की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 2। फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 1। थर्ड ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 3। बट मैंने नीचे जेड क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बोला था कि बोहर मॉडल हाइड्रोजन के लिए तो एप्लीकेबल है ही है, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर हीलियम, लिथियम। तो अगर क्वेश्चन हीलियम के लिए आया तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 2। और अगर क्वेश्चन लिथियम के लिए आया तो जेड की वैल्यू क्या होती है, 3। तो दैट मीन्स जब आपने बोहर मॉडल का क्वेश्चन आया और रेडियस निकालना है तो जल्दबाजी में शशांक खुश नहीं हो जाना, रेडियस निकालना है सेकंड ऑर्बिट का, सीधा 0.529 इंटू 10⁻⁻2 2 का स्क्वायर। नीचे अगर क्वेश्चन हीलियम का है तो जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। लिथियम है का है तो जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3। और अगर किसका है तो z की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। और मैं तुम्हें सच में बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें इतनी बार प्रैक्टिस करा दिया तो अब तो तुम्हें रेडियस का फॉर्मूला याद हो चुका होना चाहिए था। बोलो मेरे साथ, 0.529 -10 n स्क्वायर अपॉन, मेन n स्क्वायर अपॉन z है, क्योंकि बच्चे मेन पेपर में ये कंफ्यूज होते हैं, n था कि z था, n स्क्वायर था, ऊपर था कि नीचे था, क्यों, क्योंकि अगला फॉर्मूला वेलोसिटी का है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बोहर ने कहा, वेलोसिटी उसने mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई से निकाली थी। जो बच्चे आ जा रहे हैं उनको डेरिवेशन समझ नहीं आएगी, बट डेरिवेशन है भी जेई या नीट वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं, हमें एडवांस करना है, उनके लिए ही डेरिवेशन है। जिन्होंने भी फोकस स्कूल के लिए है, स्कूल में कभी डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, तो स्कूल के लिए मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, किसी को याद है,
z अपॉन n। सबसे पहले तो फैक्टर n स्क्वायर अपॉन z से चेंज होके क्या हो गया, z अपॉन n। उसका मैंने लॉजिक भी बताया था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और फैक्टर क्या आएगा, 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर सेंटीमीटर पर 10 रेज टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर। एंड बोहर ने ना रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिड्यूस करा ना वेलोसिटी, बट ही आल्सो कैलकुलेटेड हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा है तो उसकी कितनी एनर्जी होगी, या अगर वो सेकंड ऑर्बिट में बैठा है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। क्या किसी कोई मेरे को बता सकता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। यस यस कृष्णा, माइनस, हाँ 1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देख रहे हो रेडियस के फॉर्मूले में क्या था, एन स्क्वायर अपॉन जेड। रेडियस में एन स्क्वायर ऊपर था और नीचे क्या था, अकेला। वेलोसिटी के फॉर्मूले में स्क्वायर है ही नहीं, ऊपर जेड है नीचे, और एनर्जी के फॉर्मूले में जेड स्क्वायर अपॉन। तो मेन बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जेड कहाँ है, एन कहाँ है। तो जब तुम बार बार एक फॉर्मूले को मतलब नजर मारोगे, रोज देखोगे, तो अपने आप तुम्हारे दिमाग में याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यू नो द फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू। अच्छा, ये जो तुमने एनर्जी का फॉर्मूला मुझे बताया, इसकी यूनिट्स क्या थी, किलो जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी था, उसमें फैक्टर था -13.2 जेड स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। और एक जूल वाला भी बताया था, -19 जेड स्क्वायर अपॉन जूल पर। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको स्कूल के लिए बोहर मॉडल के तो 3 नंबर में सीधा पोस्टुलेट पूछे जाते हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल ना भी आया और सीधा सीधा मुकदमे क्वेश्चन पेपर आ रखा है कि राइट द पोस्टुलेट्स, तो पोस्टुलेट्स में आपने यही तो लिखना है, बोहर गेव द रेडियस विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, बोहर गेव द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी विच इज गिवन बाय this formula, Bohr also gave the formula to calculate the energy। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके पोस्टुलेट में भी सीधा सीधा लिखे जाएंगे, और एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल का आना ही आना है, चाहे रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आए, चाहे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आए, चाहे। तो ये क्या हुआ, एक तीर दो वार है। हाँ, ये तीनों फॉर्मूले एनर्जी के हैं। अगर तुम्हें तीनों मुश्किल लगते हैं ना, तो एटलीस्ट एक फॉर्मूला तो याद कर ही लेना, जूल वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें जो यूज होता है या तो जूल वाला होता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला होता है। कई बार हमें क्वेश्चन में दे ही रखा होता है कि यूज दिस फॉर्मूला, अगर तो उन्होंने बोल ही रखा हो कि यही वाला यूज करना है, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी फिर तो वही करना है। अगर किसी बच्चे का कैलिबर है कि मैं तो तीनों भूल ही जाऊंगा, तो एटलीस्ट वो एक फॉर्मूला कर जाए। अगर उसको एनर्जी कैलकुलेट करने आएगी, वो एक फॉर्मूले से तो निकाल ही आएगा, है ना। बट वैसे आपके सिलेबस में तीनों ही हैं, मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जेई या नीट का पढ़ा रही हूँ, आपको स्कूल के एग्जाम से बताऊंगी, जहां जेई नीट वाला होगा मैं बताती रहूंगी। जैसे मैंने जब ये रेडियस का चमगादड़ जैसा फॉर्मूला डिराइव करवाया था, तो मैंने बोल दिया था कि ये डेरिवेशन सिर्फ जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं तो आप पूछ लेना किसी से कि रेडियस का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, बच्चे को पता ही नहीं होगा, वो सिंपल बोलेंगे कि रेडियस इज गिवन बाय 0.529 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। पर तुम्हें बेसिस पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो पूरे फॉर्मूले से हमने डिराइव करा था, मैंने दिखाया भी था। तो अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है उसका कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि स्कूल के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, स्कूल के लिए सिर्फ क्या याद रखना है, फॉर्मूला। अब उसके बाद मैंने बोहर मॉडल फिनिश कर दिया था, बोहर मॉडल मैंने फिनिश कर दिया था। ये तो मैं आपका कल टेस्ट देखकर इतनी ज्यादा अपसेट हुई हूँ कि मुझे आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई थी, तो मेरे को लगा था कि पहले मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स इसके करवाऊंगी तभी आगे चल पाऊंगी। हाँ, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम पॉजिटिव। अब जैसे तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वैसे तो तुम जो मर्जी कर सकते हो। अब उन्होंने दे रखा है कि कौन सा यूज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, तो अब तुम यही यूज करोगे। बोलो जरा फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इंटू जेड स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। अब मुझे बताओ किसके लिए क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के लिए कि हीलियम के लिए। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2, तो यहाँ पे Z2 पुट करो। और ग्राउंड स्टेट, हु विल टेल मी कि ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, N1।
मैंने तुम्हें बताया था कि जब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा होता है, चिराग ध्यान नहीं, आज फोन में हो बिल्कुल ही, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में बैठा होता है तो उसको कौन सी स्टेट बोलते हैं? तो अब इन्होंने बोला नहीं था कि कौन से ऑर्बिट का निकालो, लेकिन ये बात मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट में होता है, कौन से ऑर्बिट में होता है, तो दैट इज नोन एज विच स्टेट? ये पहले रिवाइज करते हैं। जब 1 में होगा तो उसको कौन सी स्टेट बोलेंगे? अगर n2 में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट? क्योंकि आप सोचो जब वो एक्साइट होगा तो सबसे पहले तो फर्स्ट से सेकंड में ही जाएगा, तो जब वो सेकंड में जाता है तो वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है? फर्स्ट। अगर वो थर्ड में जाएगा तो वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी? तो ये टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी। बताओ क्या नाम है चिराग? क्वेश्चन था व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी का फॉर्मूला भी दे रखा था। किसके लिए क्वेश्चन आया था? हीलियम। तो व्हाट डू यू थिंक कि हीलियम के लिए जेड हमें क्या लेना चाहिए? 2, बिकॉज ऑल ऑफ वी नो दैट हाइड्रोजन के लिए जेड क्या लेना होता है? 1, हीलियम के लिए जेड क्या लेना होता है? 2। यहाँ तक तो सबको क्लियर था, लेकिन लास्ट में तुमने देखा कि कौन सी स्टेट में? तो ग्राउंड स्टेट पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है? उस दिन बताया था ना कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में बैठा होता है तो ये इसकी कौन सी स्टेट होती है? फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो वो एक्साइट हो गया, लेकिन वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी? फर्स्ट से थर्ड चला गया तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट चली? और मैंने ये भी बताया था कि अगर बिल्कुल ही बाहर चला गया इलेक्ट्रॉन तो वो मतलब आयोनाइजेशन बन गई। वो कौन सी स्टेट होगी? जब मैंने तुम्हें बताया था कि 10th में ना तुमने एक टर्म पढ़ी होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, हाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कि जब हम इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं उस एनर्जी को क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर कई बार ऐसे भी आ जाता है कि इलेक्ट्रो एनर्जी निकालो आयोनाइजेशन वाली, तो बच्चों को समझ ही नहीं आती। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है शशांक? वो कहाँ चला गया? ग्राउंड से बाहर चला गया, मतलब इन्फिनिटी। तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? तो समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज, तो उसकी एनर्जी 0 होगी। जब वो एटम से चला ही बाहर गया तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई? तो चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, ये पुट सॉल्व करो ये क्वेश्चन सारे प्लीज। मैंने आगे नहीं बढ़ना चाहे जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी चीजों की। आई डोंट वांट टू रश। -13.6 Z की वैल्यू 2, N की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। और कैलकुलेशन में गलती करना बहुत बेवकूफ़ी है, थोड़ी ध्यान से कैलकुलेशन करा करो। कृष्णा मल्टीप्लाई करके कितना आया? चिराग लिख नहीं रहा, आज क्या हो गया? मन नहीं है? चलो ठीक है, जिस दिन मन नहीं होता मेरे को बता दिया करो, ठीक है? -54 बाकी प्लीज नोट कर लो, बिकॉज एनीथिंग वी आर राइटिंग इन द क्लास वो आपने नोट करना है, वो आपके नोट्स हैं। आप क्वेश्चन लिख रहे हो, आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलेंगे, इतना मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ। बिकॉज ये बहुत चुन चुन के मैं क्वेश्चन ला रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने कहीं से डाउनलोड कर लिए हैं। आई हैव मेड दिस पीपीटी। इतना अगर मेहनत करी हो ना किसी ने 10th में, उसको 11th में आके क्या हो जाता है? जस्ट लुक, ये 10th की बुक है इसकी, तभी 91 पॉइंट कितने % आए हैं। इतनी ही मेहनत 11th में चाहिए मेरे को मन्नत तेरे से। ये 91 वाले बच्चे हैं, ये जो 94 वाले बच्चे हैं, 88 वाले बच्चे हैं, मेरे ये 4 बच्चे हैं। और अब ना मेरे मई में रिजल्ट आने वाला, अभी जो 12th पास आउट हैं, तो उनके साथ मैं एक तुम्हारी हाइट ही करवाऊंगी। मतलब वहाँ पे जो टॉपर्स जो मेरे बच्चे आएंगे 90% वाले, वो तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मतलब ऐसे उस दिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे, स्नैक्स पार्टी करेंगे, बट छुट्टी नहीं मारनी, वो बच्चा अगले दिन नहीं आएगा। मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि दे विल कम एंड दे विल जस्ट शेयर कि उन्होंने 11th 12th में कितनी मेहनत करी है एंड हाउ दे हैव बीन एबल टू स्कोर 90+। और मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरा अभी 12th पास आउट बैच है वो 60-70 बच्चों का था। तो आई एम जस्ट होपिंग कि मेरे 8-10 बच्चे तो होंगे जो 90+ ला रहे हैं, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आया था। बट कई बार उल्टा भी होता है कि जब एग्जाम बहुत ईजी आता है तो मार्किंग ओवर स्ट्रिक्ट होती है। तो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, पता नहीं अच्छा आता है कि कैसे आता है। बट जितने बच्चों के भी 90+ आएंगे, we will request them that they will come and they will share their experience with you, they will give you some guidelines। क्योंकि कई बार क्या होता है,
हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आते, तो थोड़ा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की थी 2 साल पहले, एकम मुकद की, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माय 15 इयर्स ऑफ टीचिंग, एकमप्रीत मुकद की है वो भी। तो वो मेरे 15 साल की देखो फेवरेट होगी तो कुछ तो उसमें खास होगा, सारे बच्चे ही अच्छे होते हैं। उस लड़की ने ना 11th-12th में कोई नीट की कोचिंग नहीं ली, है ना, और उसने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी, बट वो बहुत स्टूडियस थी। तीनों ट्यूशन जो लगाई उसके अलावा एक्स्ट्रा नीट की ऑनलाइन मेरे को लगता नहीं, उसने नॉर्मल स्टडी करी। उसका नीट क्लियर हुआ, हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बट उसकी जो कट ऑफ से थोड़े से 2-3 मतलब थोड़ा से ज़्यादा नंबर आए, मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसने 1 साल ड्रॉप कर लिया। ड्रॉप करा कि मैं और स्कोर, अब ड्रॉप करने के बाद भी स्कोर उसका उतना ही आया जितना उसने बिना ड्रॉप करे करा था। तो मतलब क्या है कि जिसने करना उसने वन गो में ही कर देना। अब उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है, अगर पॉसिबल हुआ। एकम तो लास्ट टू लास्ट ईयर की 2 साल पहले की पास आउट है, मेरे को अब पता भी नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ तो आई वुड लाइक कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। देखो सिर्फ 11th-12th नॉर्मल ट्यूशन से भी बच्चे ने नीट क्लियर कर लिया, उसके बाद उसने 1 साल ड्रॉप करके एलएम या कहीं तो ज्वाइन करा था, उसके बाद भी उसका उतना ही स्कोर आया है। तो जिसने करना है वो 2 साल में भी साथ साथ कर लेता है। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स आई हैड। तो आप उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करो तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। ये नहीं कि छुट्टी मार लो, पॉजिटिव है ही नहीं, हम छुट्टी मार लें तो समोसा भी नहीं मिलेगा उस दिन। अच्छा नेक्स्ट करो क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? हाँ एक्साइट, ये नहीं बताया कि फर्स्ट है कि सेकंड है। पहले तुम फर्स्ट एन की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के हिसाब देखो, फॉर्मूला क्या था, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड, तो 1 हो गया। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मैंने एन की वैल्यू 2 बताई थी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, हालांकि उसमें मेंशन नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है के, पर हम फर्स्ट से शुरू करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि कौन सी हो सकती है, फर्स्ट वाली भी हो सकती है और पर ग्राउंड स्टेट तो नहीं है। हाइड्रोजन में तो होता ही सिर्फ एक शेल है। नहीं होता है, एक शेल है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है, बट वो एक्साइट होके अपर ऑर्बिट्स में जा सकता है। वो हमने हाइपोथेटिकल अपने दिमाग में बिठा रखा है कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर एक ही ऑर्बिट होता है, उसके अंदर और भी ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, पुट करना कितनी वैल्यू आ रही है, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 है आंसर, बस यही आंसर। हालांकि उन्होंने बताया नहीं था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, बट हम शुरुआत तो वहीं से ही करेंगे ना। अगर मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पुट करके आंसर ना आता तो हम क्या पुट करते, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन, हाँ 2 वाली एक्साइटेड स्टेट विच इज 3, फर्स्ट वाली एक्साइटेड स्टेट इज 2, सेकंड वाली एक्साइटेड स्टेट इज 3, क्योंकि n1 इज ग्राउंड स्टेट। अभी लिखवाया था ना कि ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब होता है, सारे बोलो मेरे साथ, 1। ग्राउंड स्टेट मतलब n, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n, और इंफिनिटी हो गया तो आयोनाइजेशन। हाँ यू, हम तो एनर्जी जीरो बन जाएगी क्योंकि इंफिनिटी नीचे पुट कर देंगे, बट उसको टर्म क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। ठीक है, याद हो रहा है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है। अब देखो तू पूछ रहा ना एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब उन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जूल वाली दी है, तो हमें फॉर्मूला भी कौन सा लगाने वाला पड़ेगा, जूल। जूल वाला फॉर्मूला क्या था, यही था, -2.18 जेड स्क्वायर अपॉन जेड, तो 1 ही पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन किसका है, लेकिन अब कौन सा ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, हाँ 5 का स्क्वायर होगा, वो तो मैं कह रही हूँ पुट क्या करेंगे। आई अगेन रिपीट, इस क्वेश्चन में हमने -2.18 वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें गिवन था कि, सॉरी अंडू हो गया, हाँ क्वेश्चन में गिवन था कि जूल पर एटम वाली एनर्जी यूज करनी है, जूल पर एटम वाली एनर्जी यूज करनी है। जूल पर एटम वाले फॉर्मूले में कौन सा फैक्टर आता है, -2.18 इंटू 10⁻⁴। अब तो याद ही हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में क्या आता था, -13.6, सिंपल किलो जूल वाले में क्या आता था, -1312। बस नीचे एन क्या पुट करेंगे, 5 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि कौन से ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25।
25, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, हाँ 25 ही तो होता है। डिवाइड करो, क्या बनेगा? 0.0872 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। तो ऑल्दो मोर मॉडल कर चुके हैं, लेकिन बार बार क्वेश्चन करने से हमें फॉर्मूले याद हो रहे हैं। क्या याद हो रहे हैं? है ना, इसीलिए आज भी मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन दूंगी, घर से बोर मॉडल के क्वेश्चंस करो। आई डोंट गिव 10 क्वेश्चन, आई डोंट गिव 30 क्वेश्चन, आई जस्ट गिव 3-4 क्वेश्चंस। लेकिन वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मत करना, खुद फॉर्मूला लगाना करना, अपने आप याद हो जाएगा बोर मॉडल। आगे चले, नोट कर रहे हो? कर लो कर लो। देखो, अगर तो नोट्स दिल से बना रहे हो फिर तो लिख लो, फिर तो लिख ही लो, नहीं तो फिर एंड में कहोगे कि मैम किसी की कॉपी फोटो स्टेट करा लें। ये देख कैसे बनाते हैं कॉपी लड़कियां, ब्लैक पेन से क्वेश्चन, फिर आंसर। इन तो एक पेन से क्वेश्चन तो लिख लो, नहीं तो नोट्स रिवाइज करोगे, आंसर है पता नहीं किस क्वेश्चन का है। मैं तो नहीं कह रही, दो कलर, दो पेन यूज करो। एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, है ना, हर कोई बच्चा अलग अलग है। किसी को नोट्स बनाने अच्छे लगते हैं, फिर इसमें स्टिकी नोट्स तो तूने लगाए हुए हैं ना, हैं स्टिकी नोट्स तो हैं उसमें कहीं ना। हाँ, आज चिराग उदास लग रहे हो बहुत। कौन है? शशांक है इसका बेस्ट फ्रेंड? शशांक बैठ जाओ, तो उसके साथ उसका पूरा लेक्चर खराब कर दिया तुमने। ध्यान तो फोन में है चिराग को। किसको मैसेज कर रहे हो चिराग? ये टाइम नहीं है सहेलियां बनाने का। कर लो, करें आगे, चले आगे। यू मीट मी आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। मुझे बता दो, N1 क्या लेना है, N2 क्या लेना है? एक मैंने पोस्टुलेट कराया था, N2 स्क्वायर एक फॉर्मूला लास्ट पोस्टुलेट का कहता था कि कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है ग्राउंड स्टेट से। कौन सी एक्साइटेड स्टेट? तो मुझे कौन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? ग्राउंड स्टेट से जा रहा है, तो मतलब फर्स्ट से जा रहा है। तो N1 की वैल्यू तो क्या हो गई, है ना, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो रहा है, मतलब कहाँ से जा रहा है? 1। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है? तो N की वैल्यू क्या लेंगे? 4, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है 2, सेकंड एक्साइटेड मतलब क्या होता है 3, तो थर्ड का क्या मतलब होगा 4। तो बस अब तो बस सॉल्व ही करना है। ये था जो किलो जूल पर मोल। बस अब तो -1312, N2 की वैल्यू क्या लेनी है? 4, तुमने खुद ही बताया है। N1 की वैल्यू क्या लेनी है? 1। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं कि ग्राउंड स्टेट 1 लेना है और थर्ड एक्साइटेड स्टेट N2 4 लेनी है, मतलब आपको बोहर मॉडल समझ आया है। क्योंकि बिलीव मी, बच्चों को नहीं पता होता कि बोहर मॉडल में मैम एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है। एंड आप लोग तो मुझे निकाल के बता पा रहे हो कि मैम थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब टेक N एज 4, ग्राउंड स्टेट मतलब टेक N एज 1। बाकी फॉर्मूले याद करने की बारी है, वो मैं वैसे भी आपको बोल चुकी हूँ, मैं एक फॉर्मूला शीट तुम्हें प्रोवाइड करूंगी। जो कल मैंने फॉर्मूला शीट ग्रुप में शेयर करी थी वो चैप्टर 1 की थी। तो जब वो फॉर्मूला शीट इतनी अट्रैक्टिव सी होगी, देखिए वो आपने खोल के इतनी सुंदर सी फॉर्मूला शीट बनाई है, उसको बार बार तुम देखोगे। तुमसे शशांक तुम तो सच्चे क्यों ही आ गए यहाँ पे? कहाँ मेरे बैच में 90% वाले बच्चे आए हुए हैं, पता है कितने? वो 2 लड़कियां 94 वाली बैठी हैं, ये 91 वाली बैठी है, वो 88 वाली बैठी है। वही, वो तुम वो वाला ऐड कर लो तो तुम्हारे 90+ ही हैं। हैं? क्या नहीं थी? हिंदी थी ना तुम्हारी? हाँ। आंसर क्या है इसका, निकालो। हाँ हाँ हाँ, बट Z तो 1 ले लेंगे तभी नहीं शो लिखा मैंने, देन आ जाएगा ना हाइड्रोजन, Z तो आएगी। -1312 15 प्लस हो जाएगा अपॉन
करा किसी ने सॉल्व? 1 to किलो जूल पर। चलो, सो आई होप बोर मॉडल के क्वेश्चन मैंने दोबारा करा दिए हैं। तो इसको, अच्छा, अरे नहीं, उन्होंने आंसर ईवी में दिया ना, फिर तुम ईवी वाला फॉर्मूला लगाते, 13.6 लेते ना। मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं कि ऑप्शन में ईवी वाला, ईवी का मतलब क्या है कि एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कौन सा था, -13 पॉइंट। तो फिर क्या आंसर आता अगर हम इधर 13.6 लेते? करना जरा, क्योंकि आंसर ईवी में निकालना है। अगर हम 13.6 से मल्टीप्लाई करते, वो मैंने गलत नहीं है, मैंने किलो जूल में निकाला, बट ऑप्शन ईवी में निकालना ना। डी 12 ठीक है, हो गया बोर मॉडल याद। पहले बोर मॉडल ने फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा कि इस एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, आले दुआले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट में क्या कहा, इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं आते, क्योंकि बाहर क्या लग रहा है, अंदर क्या लग रहा है, और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल। थर्ड पॉइंट जो मैंने आज डिस्कस नहीं करा लेकिन बहुत पहले करा था, कि जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है उसमें एंगुलर मोमेंटम जो एक्ट करता है वो हमेशा किसके बराबर पाया गया, h अपॉन, वो मैंने आज डिस्कस नहीं करा। फिर चौथा पॉइंट, ही गेव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस। फिफ्थ पॉइंट, ही गेव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। सिक्स्थ, ही आल्सो गेव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द 6 पोस्टुलेट, 3 नंबर पक्के हो गए। एक तो थ्योरी का पक्का हो गया ना कि तुमने फॉर्मूले याद करे, साथ साथ तुम्हारे पोस्टुलेट बन गए कि बोहर गेव द रेडियस बाय दिस फॉर्मूला, बोहर गेव द वेलोसिटी बाय दिस फॉर्मूला। और अगर एक क्वेश्चन तुम्हें 2 नंबर का वेलोसिटी या रेडियस कैलकुलेट करने का आ गया, वो तुमने फॉर्मूला, तुम्हारे 5 नंबर पक्के। मतलब इट्स सच अ ह्यूज चैप्टर। इस चैप्टर में प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम नंबर्स हैं, डी ब्रॉगली है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। बच्चा मेरे से यही पूछता रहता है कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। तो उस इतने बड़े चैप्टर में भी मैं तुम्हें एश्योरेंस दे रही हूँ कि एक 3 नंबर के बोर मॉडल के पोस्टुलेट और 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का टॉपिक आएगा, तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। उसके बाद आगे हम करते हैं। अब मेरे से किसी ने लास्ट चिराग नहीं पूछा था शायद कि मैम बोर मॉडल इज द फाइनल मॉडल, थॉमसन फेल हो गया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आ गया, रदरफोर्ड के बाद बोहर तो काफी सक्सेसफुल हुआ था, बट ये फाइनल मॉडल नहीं है। इतना कुछ बताने के बाद भी बोहर के ऊपर काफी सारी लिमिटेशंस थी। नंबर सबसे पहली लिमिटेशन तो यही थी कि जो बोहर मॉडल था दैट वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन, that was only applicable for या हाइड्रोजन लाइक एटम्स जैसे हीलियम पॉजिटिव या लिथियम 2 पॉजिटिव। अगर तुम्हें सोडियम के ऊपर रेडियस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाना हो तो हम ये फॉर्मूला थोड़ा लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन बोर मॉडल की थी दैट दो ही वाज वेरी मच सक्सेसफुल बट इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। उसके अलावा हाँ, उसके लिए हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया जो फाइनल मॉडल है, जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ओवरनाइट नहीं आ गया था कि आज बोर मॉडल फेल हो गया और सुबह उठे तो एक नया मॉडल आ गया। ऑब्वियसली बहुत सारी रिसर्चेज हुई, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, तो आज हम बोर मॉडल के बाद सीधा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं पढ़ने वाले। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले हम कुछ डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, है ना, डेवलपमेंट्स जो केमिस्ट्री में हुई और जब फाइनली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। ठीक है, तो आज जो हमने पहली शुरू, अभी है ना टाइम, आज हमने जो 2 मिनट बहुत ज्यादा है, मतलब 120 सेकेंड्स, अभी रुको। तो आज हमने जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत करनी है, उसके लिए मैंने आपको एक फर्स्ट थ्योरी पढ़ानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दूंगी, करेंगे चाहे कर ली। चैप्टर नहीं खत्म हुआ, चैप्टर तो भी बहुत सारा पढ़ा है। मैं कह रही हूँ कि बोहर मॉडल के बाद जो अगला मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके बीच की हमने अभी थ्योरीज पढ़नी है, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा। अभी तो इसको लगेंगे हफ्ता 10 दिन, बड़ा चैप्टर है बहुत, और इसका मैं टेस्ट भी ऐसे ही कंडक्ट करूंगी। अभी तक तुमने कितने मॉडल कर लिए, थॉमसन, रदरफोर्ड एंड यहाँ तक ही टेस्ट होगा। स्टार्टिंग में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करी थी। उसके बाद हमने 3 ही मॉडल पढ़े हैं, थॉमसन पढ़ा है, एक रदरफोर्ड पढ़ा है और एक बोहर। तो टेस्ट भी आपका बोहर मॉडल तक होगा, बट इट इज लाइक अभी आधा चैप्टर ही हुआ है, अभी तो हमने आधा चैप्टर करा है, आधा चैप्टर नहीं, चैप्टर 1 का तो अभी मेरे को पता ही है टेस्ट है ना। हाँ हाँ,
अरे संडे, मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ कि जब भी तुम्हें टाइम लगे तुम आओ मेरे पास। है रात को व्हाट्सएप पे मैं एक्टिव है यार, अभी तो करिए डाउनलोड। हुई थी ना डाउन, हुई थी डाउनलोड। अच्छा इसी नाम से बनाई है मैंने, मैं दूसरे नाम से ढूंढ रही हूँ। इंपोर्ट डाउनलोड, सारे सेम नाम से हैं, मैंने अपनी तरफ से नाम चेंज। हाँ बस सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगी, छोड़ देती हूँ एक दो मिनट। तो सबसे पहले ना एक आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। कौन सी थ्योरी आई थी? अब तुम्हें लगेगा कि मैम पढ़ हम एटम के मॉडल रहे थे, अब एकदम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लाइट की कहाँ से आ गई, लाइट कहाँ आ गई? आई विल कनेक्ट, अभी तुम पढ़ते रहो, फिर मैं तुम्हें कनेक्ट करूंगी कि कैसे इन थ्योरीज ने एटम के मॉडल के बारे में सोचने के लिए हमें बताया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलती है कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है ना, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जो सूरज से लाइट आ रही है, जो सन से क्या आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप कहोगे कौन सी? जो हम देख पा रहे हैं विजिबल, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। यूवी रेज, वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सन से इंफ्रारेड रेज आ रही है, वो भी क्या है? So all the rays coming from the sun or any source of light are electromagnetic। सन से क्यों? जो तुम देखते हो वो विजिबल रीजन, हमें जो दिखता है, जो हम लाइट देख पाते हैं, सन से जो रेज आती हैं, जो सन से रेज आती हैं, दैट इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। हम उसमें से सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक देख पाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल। विजिबल रीजन में कौन आता है? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। जब रेनबो बनती है, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। अब आज मैं उसको विजिबल रीजन बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? भगवान ने इतने बड़े स्पेक्ट्रम से हमें सिर्फ इतना छोटा स्पेक्ट्रम देखने के लिए कैपेबल बनाया है। हमारे साथ गलत नहीं किया उन्होंने, सही किया है। अब नहीं तो जो प्रेस से रेज निकल रही हैं हमें वो भी दिख रही होती, गरम गरम प्रेस से जो रेज निकल रही हैं वो भी हमें दिख रही होती। तो एक्चुअली भगवान ने जो चीजें बनाई है वो सही करी है। तो हमारी आईज दे आर ओनली लिमिटेड टू अ वेरी लिटिल स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू। तो देखो अब क्वांटम की बात चली है, क्वांटा फिजिक्स है। तो मैं एक मिनट बात सिर्फ शुरुआत करी थी कि आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी शुरू करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। उनके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक, मतलब जब तुम कहते हो ना कि लाइट आ रही है, लाइट को हम एज ए लेमैन बंदा क्या कहेगा कि रोशनी आ रही है, रे आ रही है, लेकिन असल में उस रे में ना दो पेन चाहिए। जैसे ये रे आ रही है, ये रे की डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर उसका एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है और दूसरी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे तीन डायरेक्शन होती है ना, एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई एक्सिस और एक क्या होती है? जेड एक्सिस। तीनों सॉरी, तो हमारे पास वी हैव थ्री एक्सेस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मान लो ये लाइट है, ये लाइट की डायरेक्शन है प्रोपगेशन, तो इसकी जो ऊपर वाली परपेंडिकुलर है ये उसका कौन सा कंपोनेंट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। जिनको समझ नहीं आता कि मम्मी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या है, सिंपल सी बात है, कभी भी कोई चार्ज देखा है, पॉजिटिव चार्ज या उसकी वजह से जो फील्ड होती है उसके आसपास, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैग्नेट के आसपास जो फील्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट का, उसके आसपास जहां पे उसका इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है चार्ज का। अब लाइट के अंदर दोनों कंपोनेंट्स ही हैं। लाइट के अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और आपस में तीनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा कि लाइट ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सन से आ रही है वो ऐसी इतनी बड़ी वेव है, इनफाइनाइट। कैसी वेव है? मतलब ये सन है ना, ये अगर सन है, ये सन है और ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो उससे एक जो वेव निकल रही है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब बिना रुके आ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मानना था कि एनी सोर्स ऑफ लाइट गिव्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर इनफाइनाइट इन द लेंथ, हैविंग हाउ मेनी कंपोनेंट्स?
one is electric, one is, and each perpendicular to the direction of and as well as perpendicular to. अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और अभी आप ये मत सोचना कि मॉडल ऑफ एटम में मैम लाइट क्यों पढ़ाने लगी, फिजिक्स क्यों पढ़ाने लगी। आई विल कनेक्ट ईच टॉपिक और आपको खुद पता लगेगा कि इसका एटम से लेना देना है, ठीक है। अब आज सिर्फ तुम्हें क्या होमवर्क दूंगी, बोहर मॉडल के 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। और अपना जो टेस्ट है ना वो अपनी स्पीड के हिसाब से उसको सॉल्व करके, चाहे कोई मुझे कल दे दे, चाहे मुझे कोई परसों दे दे, जो भी सॉल्व करके चेक करके दिया है कल मत दो। मैं कह रही हूँ कि जो गलत करे हैं उनको सही करके शशांक मुझे चाहे कल दे दो, चाहे परसों दे दो, चाहे तरसों दे दो, कोई फास्ट नहीं है, बट उसको ठीक करेक्ट करके दे दो जो गलत करे हैं। और जो बोहर मॉडल है उसके क्वेश्चन तो कल करके आने करने ही करने, ठीक है। चलो फिर सी यू टुमारो। ओके हाँ प्लीज कर दो ये। हाँ मैं